तो फिर आज स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ से। केपलर ने 3 लॉज दिए, ठीक है। इन लॉज को क्या कहा गया कि ये लॉज जो है ये डिफाइन करते हैं कि एक प्लैनेट सन के चारों तरफ कैसे चक्कर काट रहा है, ठीक है। क्या रूल्स होंगे जिनको वो फॉलो कर रहा है, इसके बारे में बात की इन 3 लॉज में। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि पाथ कैसा फॉलो करते हैं। सपोज दिस इज सन, ये मैंने सन मान लिया, ऐसा ही है मेरा सन, तो ना इसको ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। इसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं, तो किस शेप की ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं? एलिप्टिकल, है ना। सर्कुलर तो नहीं है, एलिप्टिकल है। तो कुछ ऐसी सी शेप मानी इन्होंने। अब ये क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली ये कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये मैंने माना है कि ये इलिप्टिकल पाथ है, ये पूरा सर्कुलर नहीं है। इसमें 2 एक्सिस होते हैं, जिसको एक को मैं कहती हूं मेजर एक्सिस, एक को मैं कहती हूं माइनर एक्सिस, ठीक है। अब ये इलिप्टिकल ये शेप जो है ये इसलिए कहा जाता है इसको कि मैं किसी भी 2 पॉइंट को कहीं पे कनेक्ट करूंगी, इन सब का सम सेम आएगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से और इसको यहां से कनेक्ट करूंगी, इनका और इस पॉइंट का और इसका, इन सब का अल्टीमेट सम एक आएगा, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? फैलाव, है ना, कि वो सर्कुलर होने से रोकती है एसेंट्रिसिटी। तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या हुई? 0, क्योंकि दैट इज कंप्लीटली राउंड। तो जैसे जैसे एसेंट्रिसिटी बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे ये शेप कैसी होती जाएगी? थोड़ी फैलती जाएगी, ठीक है। 2 बातें हुई कि सर्कल भी एक टाइप का एलिप्स है, पर उसकी एसेंट्रिसिटी क्या है? 0। फैलाव है ही नहीं उसमें, उसके तो सारे पॉइंट एक उस पे हैं, है ना। तो एक्लिप्स में बस यही डिफरेंस है, और इसलिए एक्लिप्स कहा गया कि किन्हीं 2 पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगी तो उनका सम हमेशा सेम आएगा, है ना। कॉमन सेंस से भी देखा जा सकता है इसको कि ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। यहां पर जनरली इसके एक फोकस पॉइंट पे हमारा सन है, अगर मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करूं तो, ठीक है। अब ये कहता है कि मैंने किन्हीं 2 पॉइंट को कनेक्ट किया है, इसको यहां से और इसको यहां से, मैंने इसको जोड़ दिया इन दोनों को, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि एक को मैंने यहां से कनेक्ट किया, फिर यहां पे किया, अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। तो ये कह रहा है कि ये 1 वाली इक्वेशन और ये 2 वाली इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी इन केस ऑफ एलिप्स, ठीक है। बस इसीलिए इसको, इस शेप को एलिप्स कहा गया। अब ये कह रहा है कि एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, कि ये जो सन है इसके बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इसकी साइड में है। अब सारे केपलर्स लॉ इसी की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने दोनों चीजें बताई आपको, सर्कल के बारे में बताया, इट इज ए एलिप्स जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसेंट्रिसिटी अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जनरल स्टडीज की टर्म में बात करूं, तो ये है फैलाव, क्यों? जो किसी चीज को राउंड होने से रोकता है। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी होगी, वो डिपेंड करेगा। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी और इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी किसकी ज्यादा है? सेकंड वाले की, है ना। समझ आ गया एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ये कह रहा है कि केपलर का फर्स्ट लॉ को कहा गया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट का लॉ। सेकंड लॉ को क्या बोला गया? लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं ऑर्बिट्स के बारे में बात करेगा, ये एरिया के बारे में बात करेगा, और ये पीरियड्स, रोटेशन पीरियड्स के बारे में, रिवोल्यूशन पीरियड्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले को देखते हैं, पहला क्या कह रहा है। ये प्लैनेटरी मोशन को लेकर के कुछ लॉ दिए थे। चलो आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। 2 पॉइंट्स की और बात करती हूं मैं। सन का ये पॉइंट जो सबसे नजदीक है इसको पेरिहीलियन कहा गया, और वो पॉइंट जो सबसे दूर है उसको एपहीलियन कहा गया, ठीक है। पेरी का मतलब वैसे तो परे होता है, परे मीन्स दूर, है ना। यहां पे थोड़ा अलग समझ लेना, इसको ऑपोजिट समझ लेना। जो सबसे नजदीक है उसको पेरिहीलियन कहा गया, और जो सबसे दूर है उसको एपहीलियन कहा गया। ये मैंने आपको बताया था कि आपका माइनर एक्सिस है, ये आपका मेजर एक्सिस है। तो ये पहला लॉ क्या कहता है? ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbits having sun at one of its foci. फोकस का प्लूरल है FOCI, ठीक है। तो द
point at which the planet is close to the sun is known as perihelion, and point where planet is farther it is known as aphelion. ये है पहला लॉ. पहले लॉ में ऑर्बिट किस लिए कहा गया कि वो ऑर्बिट की शेप बता रहा है कि सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स जो हैं ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट लॉ. पहले क्या लगता था कि पृथ्वी के चारों तरफ सब चक्कर काट रहे हैं, है ना. फिर कुछ लोगों ने बताया नहीं नहीं, जो है अर्थ खुद चक्कर काट रही है किसी के चारों तरफ, वो सन फिक्स है. उनको मार दिया. ये कैसी बकवास बातें कर रहा है ना. वो फिलोसोफर थे. तो अब इन्होंने कहा कि चलो ये भी फिक्स हो गया, ये भी कुछ लोगों ने एक्सेप्टेंस ले ली कि हाँ सन जो है वो सेंटर में है और प्लैनेट्स चारों तरफ चक्कर काट रहे. अब सवाल उठता है कि कैसी शेप में है वो ऑर्बिट जिसमें चारों तरफ चक्कर काट रहे. दैट इज एलिप्टिकल. ठीक है. सर्कुलर होती तो हमारे सीजन्स नहीं होते, है ना. हाँ, तो सीजन होने की वजह ये है. ये सब एनालाइज करके उन्होंने बोला दिस इज द केपलर का पहला लॉ. ठीक है. कि सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं. कैसी शेप के ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं सन के चारों तरफ? एलिप्टिकल ऑर्बिट में. बस बात खत्म. जो पहला पॉइंट सबसे नजदीक पॉइंट है उसको पेरिहीलियन कहा और सबसे दूर जो है उसको एफीलियन कहा. चलिए, बिना फिजिक्स वालों को भी समझ आ रहा है? बताते रहना, क्योंकि मैं ये मानकर चलती हूँ कि इस लैंग्वेज में बात समझ आ जाएगी. दूसरा केपलर का सेकंड लॉ, दिस इज लॉ ऑफ इक्वल एरिया. ठीक है. अब ये आपको यहां से समझना है. ये कह रहा है कि इक्वल टाइम, अगर ये पॉइंट देखो, ये प्लेनेट यहां पर था, यहां तक गया, इसने ये एरिया स्वैप कर लिया इस टाइम में. ठीक है. अब प्लेनेट यहां था, अब प्लेनेट यहां आ गया, इसने ये एरिया स्वैप कर दिया. टाइम सेम है. ठीक है. 1 घंटे का टाइम मैंने मान करके चल लिया, 1 आवर. तो ये कह रहा है कि इस हर 1 आवर के इंटरवल में ये प्लैनेट सेम एरिया स्वैप करेगा. ठीक है. अब सेम कैसे? यहां आ रहा है तो थोड़ा सा कम है ना डिस्टेंस, तो इस स्पीड को क्या करेगा? थोड़ा स्लो कवर करेगा. यहां दूर है, भाग के कवर कर लेगा इस डिस्टेंस को. ठीक है. तो अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है वो कहां है, पर एरिया सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया ही स्वैप करेगा. दिस इज सेकेंड लॉ. दिस इज लॉ ऑफ एरिया, है ना. ये वेक्टर छोड़ देना, ये ज्यादा कोई काम की, तुम्हारे काम की चीज नहीं है. ये कह रहा है काइनेटिक, हाँ ये काम की चीज है. काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट इन इट्स पाथ. जो प्लैनेट जब चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है हर जगह. इस बात से क्या मतलब है? क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी की 2 फॉर्म है मोटे मोटे से तौर पर, एक काइनेटिक, दूसरी पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में? उसके मोशन की वजह से, है ना. और ये उसकी पोजीशन की वजह से होती है. तो जब प्लैनेट मोशन कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, बट दैट इज नॉट कांस्टेंट, है ना. कहीं पे प्लैनेट को थोड़ा स्पीडली चलना पड़ रहा है, कहीं पे प्लैनेट को थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है. तो थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है काइनेटिक एनर्जी. इसीलिए इसने कहा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करेगा. तो जब उसको तेज चलने की जरूरत होगी वो तेज चलेगा, जब उसको थोड़ा स्लो होने की जरूरत होगी स्लो होगा. बट एक बात हमेशा फिक्स रहेगी कि 1 घंटे में जितना एरिया वहां पर स्वैप किया है उतना एरिया यहां पर स्वैप करेगा. ठीक है. इसलिए इसको लॉ ऑफ एरिया कहा गया. देखो, एफीलियन इंप्लाइज मोर स्पीड एट पेरिहेलियन एंड लेस स्पीड एट एफीलियन. हाँ, ये बस ठीक है. केपलर का थर्ड लॉ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, कि जितना टाइम लिया रिवोल्यूशन करने में मैंने उसको टी मान लिया. ठीक है. उसका स्क्वायर. प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हुआ? हाफ, है ना. तो ये कह रहा है कि ये जो है इसके स्क्वायर, इसके क्यूब के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. ये फिजिक्स की बात है कि जब मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगी तो कांस्टेंट आ जाता है. उसमें आपको नहीं जाना है कि वो कांस्टेंट क्या है क्या नहीं है. बस इतना याद रखना है कि जो टाइम लिया है रेवोल्यूशन करने का उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर. ठीक है.
अब ये देख लेना क्यूब किसका टाइम का स्क्वायर है, ये याद रखना है आपको, कहीं इसको आप ऐसे कर दो तो मुश्किल हो जाएगी, एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें जब भी हम फिजिक्स का एक छोटा सा रूल है कि जब भी मैं इसको हटाऊंगी तो अगर मैं इसको इक्वल करना चाहती हूं तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करके इसको टी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता, कहीं पे कोई कांस्टेंट आएगा, कहीं पे कोई, इसमें नहीं जाना, बस इतना याद रखना है, ये आपके काम की चीज है जो आपसे यूपीएससी या एचसीएस एक्सपेक्ट करता है। एचसीएस में तो देखने को मिल जाएगा, यूपीएससी स्टिल इतनी बारीक डिटेल्स में कम ही जाता है। बात आ गई समझ में? कोई ऐसा जिसको ये नहीं पता हो कि ये क्या बात थी, मतलब मुझे एफिलियन पेरिहिलियन और ये सारा लॉ नहीं समझ में आई। शिखा, पहला लॉ क्या है केपलर का? ना, पहला लॉ ये नहीं कहता, पहला लॉ कहता है शेप बताता ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसलिए तो कहा गया उसको। तो क्या बोला उसने? एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। दूसरा लॉ, बात मत करो दीदी, दूसरा इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वैप करेगा, ये है। ठीक है, हाँ, लॉ ऑफ एरिया है ना। और थर्ड क्या होगा? हाँ, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देती हूं आपको, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या होता है? नहीं अदिति इंग्लिश की क्लास दिलानी पड़ेगी मुझे। एस्केप, गुम हो जाना, दोनों अलग बातें। भाग जाना है ना, देखो आदमी भागता वो इलोप होता है ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भागता उसको एस्केप कहते हैं ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी मतलब इतनी वेलोसिटी कि एक प्लैनेट को या किसी ऑब्जेक्ट को दी जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से दूर भाग जाए, एस्केप कर जाए। ठीक है, तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फाइट करना पड़ेगा अगर उसको बाहर जाना है तो, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी वैल्यू होती है? दिस इज 9.8। ठीक है, इससे भागना है, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये होनी चाहिए वेलोसिटी अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से आगे निकलना है तो, है ना। तो हर सैटेलाइट को जब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाएगा, एटमॉस्फेयर से बाहर निकाला जाएगा, एटलीस्ट ये वेलोसिटी होनी चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, एटलीस्ट ये होनी चाहिए, है ना। नहीं तो वो वापस नीचे अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से खिंच के वापस आ जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, तो इससे ओवरकम करना है। निशा, ठीक है, तो अब हमने कल सैटेलाइट पढ़े, उनकी ऑर्बिट पढ़ी कि कौन से सैटेलाइट को जो है किस किस यूज में लिया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, कुछ व्हीकल्स की, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की मदद से लिया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कराने से पहले मैं आपको दो एक छोटे छोटे से कंसेप्ट बताऊंगी। पहला तो जेट क्या होता है, ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट रहेगा आपका रॉकेट का। व्हाट इज रॉकेट एंड जेट, दोनों में फर्क क्या है। देखो, जब भी कोई रॉकेट या कोई भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं किसी भी लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से, तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ फ्यूल लेकर के जाता है, उसको बर्न करता है, तभी तो उसको एनर्जी मिलती है। और बर्न कैसे करता है, कंबशन की एक प्रोसेस होती है। बचपन में वो एक्सपेरिमेंट देखा था एनसीईआरटी में, ग्लास रख दिया था उस कैंडल के ऊपर, कैंडल बुझ गई थी, तो ये क्या बताता था कि कंबशन, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, नहीं तो जल नहीं पाएगी कोई चीज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो अब ये कह रहा है कि जब कंबशन होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इन दोनों में फर्क सिर्फ इस बात में आता है कि एक तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, एक अपने साथ वो चेंबर लेकर के जाता है। ठीक है, तो जेट इज बेसिकली इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंबशन के लिए। ठीक है, और आपका रॉकेट क्या करता है, रॉकेट में बेसिकली एक चेंबर होता है,
यहां से आपकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी और इसके बीच में यहां पर फ्यूल होगा, ठीक है। इसमें क्या फायदा है, रॉकेट में कंटेनर है तो आप लिक्विड फ्यूल भी ले जा सकते हो, सॉलिड फ्यूल भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ्यूल होगा, इसमें कंबशन के लिए आपका जो है ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजर होगा, ठीक है। यहां पर आपका जो है वो कंबशन प्रोसेस और यहां पर आपके एग्जॉस्ट गैसेस। तो अब आप ये बताओ कि किसका फिजिबल है ज्यादा एफिशिएंट होना, जो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर के जा रहा है उसका, या जो एटमॉस्फेयर से वहीं से यूज करेगा और अपना कंबशन करेगा। और नहीं, ये बेसिकली आपके ज्यादा यूटिलाइजेशन का नहीं है, कितना फ्यूल फिल कर दोगे, है ना, कितना बड़ा साइज कर दोगे इसका। इसमें क्या है कि ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले रहा है और आपका इसका एक बेनिफिट हो सकता है कि इट कैन वर्क इन वैक्यूम। नहीं, वैक्यूम में फंक्शन करना इज अनदर थिंग और एफिशिएंटली फंक्शन करना इज अनदर थिंग, है ना, वो ज्यादा एफिशिएंट है काम करने में। इसीलिए आजकल आप देखोगे स्क्रैम जेट, रैम जेट सब में जेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो यही रीजन है कि ये बेसिकली फिर वैक्यूम में काम कर पाए, उसको मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वैक्यूम में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कहां से लेगा। सो इट विल नॉट वर्क इन वैक्यूम, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ में आया। पहले जो जेट होते थे ना, पुराने जमाने के जो जेट होते थे, उनमें आता था आपका टर्बो जेट, सबसे पहले टरबाइन लगा देते थे, तो इट वॉज अ हैवी मशीनरी। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा क्या किया, इवॉल्व किया अपने आप को, वो लेकर के आए रैम जेट, फिर लेकर के आए स्क्रैम जेट, जो अभी हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली यूपीएससी ने एक बार फर्क पूछा है दोनों में, रैम जेट और स्क्रैम जेट में। तो रैम जेट और स्क्रैम जेट का फर्क आपके नोट्स में नहीं है ना, लिखना स्टार्ट करो, डिफरेंस बिटवीन रैम जेट एंड स्क्रैम जेट। रैम जेट वर्क्स इन सुपरसोनिक स्पीड, टेबल से बना लेना, एक साइड रैम जेट एक साइड स्क्रैम जेट। रैम जेट वर्क्स इन सुपरसोनिक स्पीड, स्क्रैम जेट वर्क्स इन हाइपरसोनिक। इनका मतलब समझाऊंगी मैं, सोनिक का, सबसोनिक का, सुपरसोनिक का भी समझाऊंगी। हाइपर, हाँ हाँ, अभी मैं क्राइटेरिया आपको बता दूंगी, ठीक है। एयर ब्रीदिंग सिस्टम होते हैं दोनों ही, जेट ही हो गया तो इसका मतलब एयर ब्रीथ करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर लेगा, है ना, एयर ब्रीदिंग सिस्टम है दोनों के दोनों। दूसरा क्या है, नो एक्सटर्नल कंप्रेसर इन केस ऑफ रैम जेट। कंप्रेसर इनको जो है एक्सटर्नल नहीं लगाना पड़ता। दूसरा क्या है, इसमें फ्यूल की जगह, स्क्रैम जेट में फ्यूल की जगह सिर्फ बेसिकली आपके लिक्विड ये होती है, हाइड्रोजन यूज होती है। इसमें दोनों यूज हो सकती है, रैम जेट में सॉलिड भी और लिक्विड फ्यूल भी यूज हो सकता है, ठीक है। और कंबशन के लिए स्क्रैम जेट में लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, लिक्विड ऑक्सीजन। तो बेसिकली दो फर्क है। पहला फर्क तो क्या है, स्पीड का, कि एक जना तो सुपरसोनिक स्पीड में काम करता है और दूसरा हाइपरसोनिक में करता है, ठीक है। और एक फर्क क्या है कि इसमें सिर्फ सॉलिड फ्यूल यूज कर सकते हो आप, उसमें सॉलिड लिक्विड आप दोनों। और कौन सा फ्यूल यूज करते हैं जनरली, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर, ठीक है, ये फर्क है, ठीक है। चलो अब आगे एक कंसेप्ट और आता है आपका, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन। एक रॉकेट बॉयज करके एक सीरीज देखी है तुम लोगों ने, देखना अगर कभी टाइम मिले तो, उसमें ये क्रायोजेनिक वगैरह इन सब के बारे में बहुत बात हो रखी है। दे वर्क रियली हार्ड टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है, आपका बेसिकली लो टेम्प, क्रायो का मतलब ही क्या होता है, लो, जहां पर बर्फ जमी हुई हो, ठीक है। तो दे आर यूजिंग लो टेम्परेचर फ्यूल्स, किसको, आपके हाइड्रोजन को और आपकी ऑक्सीजन को। अब आप इसमें वैल्यू लिखी होगी कि हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड कितने टेम्परेचर पे होती है, हाँ, और हाइड्रोजन 253 पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 183 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली 183 डिग्रीज पे ऑक्सीजन लिक्विड हो जाती है, वेरी लो टेम्परेचर ना, माइनस पे, है ना। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहा गया, कि जब बहुत लो टेम्परेचर पे फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिक्विड ज्यादा एफिशिएंट होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड, वो एफिशिएंसी ज्यादा देते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए इन फ्यूल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखा गया। तो आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी का पता चल गया, क्या रॉकेट होता है, जेट क्या होता है, दोनों के बीच का फर्क क्या होता है। फिर आपको पता चला कि आजकल जो हम रैम जेट से स्क्रैम जेट पर मूव कर रहे हैं। फिर क्रायोजेनिक पे हमने बात की, क्रायोजेनिक पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये कहता है कि इंडिया के पास कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। देखो ये फिजिबिलिटी नहीं है कि हम नासा के भी सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करें और अपने भी करें, फिर यूरोपियन स्पेस, ये जरूरत नहीं है हमें। अभी इसरो के पास क्या क्या है हमें उसका पता होना चाहिए। सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, SLV आया 1980 में, ठीक है। तो इसमें क्या था, सारी की सारी सॉलिड स्टेज थी, ठीक है। 40 kg का था ये, और ये जो है बेसिकली पेलोड को सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था, है ना। लो अर्थ ऑर्बिट कौन सी थी, 180 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस तक, ठीक है। तो उसी ऑर्बिट में ले जा सकता था, इससे ऊपर ये पेलोड को नहीं ले जा सकता था, ठीक है। तो रोहिणी जो सैटेलाइट था वो इससे छोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद 6th मेंबर बन गया था इंडिया, जो स्पेस में कैपेबल था पेलोड ले जाने के इस सैटेलाइट के, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको ना इंप्रूव किया गया इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को, कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कब तक लो अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट छोड़ सकते हो आप, कितने काम के सैटेलाइट छोड़ सकते हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एडवांस करते हैं इसको। फिर आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1988 में, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट के साथ जो 3 गुना ज्यादा चीजें ले जा सकता था, वो 40 ले जा सकता था ना, ये 150 ले जा सकता है, ठीक है। बेसिकली कैपेसिटी इनहेंस की। फिर दूसरा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2001 में आया, GSLV। इससे हमने थोड़ी सी लीप ली, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ये इसको Mark 2 भी कहा गया, अभी Mark 3 यूज कर रहे हैं हम ज्यादातर। GSLV MK3 देखोगे आप हर जगह, वो लेटेस्ट है अभी इंडिया के पास, ठीक है। इज द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड इन इंडिया विच इज करंटली इन ऑपरेशन। अभी ये थोड़ा सा 2021 की बात है, जब ये नोट्स मैंने बनाए थे, ये अभी लेटेस्ट है, GSLV MK3, दिस इज द लेटेस्ट वन। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कितना पेलोड लेके जा सकता है ये, हाँ। कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े, ये इस पे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके पूछा हुआ है एक बार स्टेट PCS में, कि जी जनरली ये जो आपके ये है इनसेट क्लास है, ये छोड़े, क्योंकि हैवी सैटेलाइट होते हैं थोड़े से। तो आपको थोड़ा सा खुद से अंदाजा लगाना है कि जो बिल्कुल ही गए गुजरे सैटेलाइट थे वो ASLV और SLV से छोड़े गए होंगे। कॉमन सेंस से होते हैं क्वेश्चन, सारे याद नहीं रख सकते ये, है ना। तो थोड़े लेटेस्ट जो होंगे इनसेट सीरीज के होंगे, कम्युनिकेशन के होंगे, जो थोड़े से नए सैटेलाइट है वो GSLV से छोड़े गए होंगे। जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, तो इसीलिए इसी से छोड़े जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये अर्थ का पॉइंट है, इंडिया है यहाँ पे, न्यू दिल्ली है, कम्युनिकेशन ऐसे ही तो होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि ये सैटेलाइट यहाँ रहा है, अर्थ घूमती रही है, ऐसे कम्युनिकेशन थोड़ी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के लिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होना जरूरी है सैटेलाइट का, और ये जो है लॉन्च व्हीकल छोड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगा लेना है, हाँ। और दूसरा लो अर्थ ऑर्बिट में ये याद रखना कि जितना आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा सकता है ना कोई सैटेलाइट, उससे डबल लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि ये 10 kg वेट जो है आपको वहां दीवार तक लेके जाना है, ये 20 kg यहां तक लेके जाना है, आपके लिए इक्वली बात होगी, डिस्टेंस हाफ हो गया, है ना। तो इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली आप देखोगे कि डबल पेलोड ले जा सकते होते हैं। तो 2500 kgs इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट में 5000 kgs ये ले जा सकता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल विद लिक्विड स्टेजेस, 3rd जनरेशन व्हीकल है। रॉकेट सक्सेसफुली 2 स्पेसक्राफ्ट किसको, चंद्रयान 1 को भेजा है, और मार्स ऑर्बिटल MOM वाला अपना जो एयरक्राफ्ट था उसको भेजा है ना। तो ये याद रख लेना, जनरली जो स्पेस के हैं वो आपके पोलर वाले छोड़ते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा गया, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, सबसे ज्यादा काम करता है ये रॉकेट PSLV। तो आपसे पूछा जाए विच सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज नॉन एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, सो दिस इज PSLV।
देखो ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, कभी भी डायरेक्ट उस ऑर्बिट, अगर आपको अपवर्ड ऑर्बिट में छोड़ा जाना है ना, तो सैटेलाइट कभी, लॉन्च व्हीकल कभी भी डायरेक्टली उस ऑर्बिट में नहीं लेके जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। मून की उसमें कैसे लेके जाएगा? वो वहां पे पूरी कैलकुलेशंस चलती हैं कि इस ऑर्बिट में छोड़ेंगे तो वो मिलेनिया ऑर्बिट मैंने क्या बताई थी, थोड़ा अपवर्ड जाएगा, फिर उससे आगे जाएगा, फिर उससे आगे जाएगा। हाँ, तो वो ट्रांसफर ऑर्बिट होती है इसलिए कि वो दूसरी ऑर्बिट में अपने आप ट्रांसफर कर देगा फिर उसको, स्पेसक्राफ्ट को। ठीक है, डायरेक्ट तो मून के ऑर्बिट में छोड़ ही नहीं सकते हम, मतलब मार्स के ऑर्बिट में छोड़ ही नहीं सकते, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। ना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ना इतना फ्यूल कोई कैरी कर सकता है अपने साथ। चलिए, तो इसने जो दो मेन काम किए वो चंद्रयान 1 वाला किया है और इस वाला किया है। पीएसएलवी ने वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का जो है वो स्टेटस लिया। इट कैन टेक 1750 केजीज, ठीक है, अप टू, हाँ, सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ले जा सकता है। ठीक है, IRNS रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जनरली जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो पोलर ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इनसे नहीं आएगा जो ये आ रहा है, क्वेश्चन इन्हीं चीजों को घुमा के आएगा आपके सामने। नेविगेशन के लिए मैंने बताया ना कि अर्थ को तो सर्विलांस करते रहना पड़ेगा उस सैटेलाइट को बार बार, है ना, तो नेविगेशन सैटेलाइट्स आर इन पोलर ऑर्बिट, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब ये आ गया लेटेस्ट वाला GSLV Mark 3। अभी जिसके साथ आदित्य L1 छोड़ा है वो नई टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम कल वाली क्लास में सारे पूरे साल के करंट अफेयर्स करेंगे कि क्या क्या न्यूज में था, उसमें वो कवर हो जाएंगे सारे। 4 टन का जो है सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस जो है ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ सकता है, और 10 टन का कहां छोड़ सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, जो कैपेसिटी इसकी लगभग GSLV Mark 2 से दुगनी है। ठीक है, अब ये कह रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो अभी हमारी अंडर डेवलपमेंट है ये टेक्निक, कि आप ये बार बार कॉस्टिंग क्यों जनरेट कर रहे हो, क्यों, मतलब इससे क्या हो रहा है कि स्पेस में भी हम अपना जो है वो जंक जनरेट कर रहे हैं, और ऊपर से क्या है, पैसे की भी वेस्टेज कर रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको रीयूज कर लिया जाए। तो अब ये टेक्नोलॉजी इसरो जो है अपनी डेवलपमेंट स्टेज में है। बस इतना ही है। स्क्रैमजेट के बारे में मैंने बता दिया है ना, ठीक है। ये है SLV, देखते जाओगे कि एडवांस होता जा रहा है। ये सारी टेबलें ये इसरो की है, कहीं अगर वैल्यू इधर उधर दे रखी है तो वैल्यू ये रहेंगी सारी। तो ये डायग्राम इसरो की वेबसाइट से लिया हो, इसको करेक्ट माना जाएगा, चाहे आपका पेलोड की बात हो चाहे ऑर्बिट की बात हो। ये लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ता था, इसने भी लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा सैटेलाइट्स को, इसने पोलर ऑर्बिट्स में भी छोड़ा और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में भी छोड़ा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, कि मल्टीपर्पज काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, देन ये ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, ये ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। ठीक है, तो नाविक छोड़ने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया होगा, नेविगेशन है, हाँ, पोलर सैटेलाइट। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि एक यही है बेचारा जो पोलर ऑर्बिट में छोड़ता है, बाकी तो छोड़ ही नहीं पा रहे। ट्रांसफर ऑर्बिट में वे दोनों छोड़ रहे हैं, है ना, तो ये वो काम करेंगे जो स्पेस मिशंस के काम है, हाँ, जो आगे जाना है जिनको, है ना, डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं करेगा, ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करेगा, ट्रांसफर ऑर्बिट से फिर जिस प्लैनेट की या जिसकी भी ऑर्बिट में जाना है सैटेलाइट को वो वहां जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे मैंने ना अननेसेसरली ये डालना, क्रायोजेनिक का मैंने बता दिया, लिक्विड ऑक्सीजन यूज करता है ऑक्सीडाइजर के तौर पर, और लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करता है। ठीक है, और ये कितने पे होते हैं देख लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। लिस्ट ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स, सबसे पहला आर्यभट्ट, ये पता होना चाहिए, क्यों गया था, इंपॉर्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए। मत करो, रहने दो, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। पहला जिसमें फर्स्ट है ना वो याद कर लेना, जिसमें कुछ फर्स्ट दे रखा है। ये IRS का तो पहला आपको पता ही हो जाएगा कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है ना, नाम से आपको अब तो पता चल जाएगा।
ये मैंने जो 21 तक के अपडेट कर रखे होंगे शायद इसमें, तो इतना सारा सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमें भी बोलना पड़ता है ना कि हमारे कंटेंट में से ये आया हुआ है, तो हमें बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है। तो सिर्फ वो करना जो फर्स्ट दे रखा है कि फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट है, फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ऐसा करके। और इसके बाद के मतलब ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो 23 में जो जो कुछ हुआ 23, 24 में, वो मैं आपको अभी कल लिखवाई दूंगी सारा, ठीक है। अंतरिक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अंतरिक्ष। कमर्शियल आर्म है इसरो की। इसरो ने भी सोचा क्या कि यार मतलब हम क्या करते जा रहे हैं अभी, सिर्फ गवर्नमेंट के सैटेलाइट छोड़ते जा रहे हैं, फिर इसरो को क्या करना, फंडिंग के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब क्या करेंगे वो लोग, किसी भी प्राइवेट फर्म का जो नैनो सैटेलाइट छोड़ते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी भी अपना सैटेलाइट छोड़ रही है आजकल तो, है ना। तो उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं, हम प्राइवेट भी काम करना शुरू कर देते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम आपका सैटेलाइट भेज देंगे, हमारे जा रहे हैं साथ में आपका भी ले जाएंगे, है ना। व्हाट इज द नैनो सैटेलाइट, छोटा सा सैटेलाइट। तो बहुत सारे हमारे जाते हैं तो थोड़ा सा उनका भी ले जाते हैं। या कोई ऐसी कंट्री है जो अपने पास जिनका लॉन्च व्हीकल्स नहीं है, वो हमसे मदद ले ले, हम उनसे पैसे ले लेंगे। तो इसरो अपना काम करता रहेगा, फाइनेंसेस की दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इसरो को। तो इसरो ने ये चीज स्टार्ट करी। तो कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो इज अंतरिक्ष, ठीक है। हेल्प्स इन प्रमोशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कब आई, मिनी रत्ना, बस ये बात पता होनी चाहिए। कमर्शियल आर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में कराऊंगी, व्हाट इज मिनी रत्ना, व्हाट इज महारत्ना, ठीक है। कंपनी का स्टेटस होता है। चलिए, इसका मिशन क्या क्या है, सैटेलाइट्स एंड इट्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, दूसरा लॉन्च व्हीकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, दूसरा इनसेट प्रोग्राम्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये इन सब का ध्यान रखेगा। फिर इन्होंने कहा कि चलो यार ये तो ठीक है, एक कंपनी और लेकर आते हैं। अब लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आएंगे, जब अंतरिक्ष था तो इसको क्यों लेकर के आए, बट लेकर के आए तो याद कर लो इसको भी। दिस इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, काउंसिल। नहीं, इसको काटो भाई, यही है सर। 2019 में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, पूरी तरह से सरकारी, ठीक है। वो क्या थी, अंतरिक्ष क्या थी, प्राइवेट। हाँ, बस ये चीजें ध्यान रखनी है। किसके अंडर आती है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली किसके अंदर आता है, इसको डायरेक्टली कौन वो करता है, कमांड करता है, प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी, ठीक है। इसका कोई मिनिस्टर है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, ठीक है। आईबी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री की विंग है, रिसर्च एनालिटिकल विंग है नाम तो यही दिया ना, रिसर्च एनालिटिकल विंग। रिसर्च वो दूसरी तरह की करते रहते हैं है ना। तो वो आती है आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर। रोल क्या है, इसको बेसिकली ना एक पर्टिकुलर इस चीज के लिए बनाया गया, स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी इंडिया ने डेवलप की है कि छोटे जो सैटेलाइट है उनके लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सस्ती और इजी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करने के लिए इसका जो है कंपनी का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेना एक बार इसको, अभी ये इतना न्यूज में नहीं है, ये थोड़े से पुराने हैं। हाँ, नेत्रा वाला ठीक है, नेत्रा एक बार आपको पढ़ना चाहिए। ये बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम है। नेत्रा का मतलब ही क्या है, नजर, सर्विलांस के लिए है ये बेसिकली, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रही है कि इंडिया के स्पेस को या इंडिया के आउटर जगह को थोड़ा सा सुरक्षित करा जाए, तो इसके लिए प्रोजेक्ट नेत्रा है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम है टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजार्ड्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट टू ट्रैक एंड कैटलॉग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकता है, एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर, और कहां तक, 3400 किलोमीटर तक। कोई अगर अर्थ की तरफ आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट और अर्थ को खतरा हो सकता है उससे, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है नेत्रा। तो आपसे अगर एक बार में भी पूछ लिया जाए एक लाइन में, यूपीएससी की जनरली आदत है व्हाट इज नेत्रा, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है
और अर्थ की तरफ आने वाले डेब्रिस को आइडेंटिफाई करता है। कितने छोटे से ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, 10 सेंटीमीटर वाले को भी, और कितनी दूर से आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। खत्म आपका स्पेस टेक। स्पेस टेक के करंट अफेयर्स हम कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट मैं बायोटेक कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से चलते हैं कि स्पेस टेक से क्वेश्चंस आते हैं, देन बायोटेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देन आपका डिफेंस टेक की बात आएगी। नैनोटेक सबसे लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि नैनोटेक से मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो वैसे भी कर लोगे आप, नैनोटेक में ऐसा कुछ करने जैसा है ना। हमारा थोड़ा कंटेंट अलग है, उससे काम नहीं चलेगा। वैक्सीन वगैरह हो गई या एम्ब्रॉयड ट्रांसफर टेक्निक्स हो गई, ये पता नहीं क्या क्या है उसमें, है ना। जीएमओ हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कल करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स की बेसिकली मैं आपको दूंगी पीडीएफ, क्योंकि प्रिंट जो है वो जो इस साल पेपर दे रहे हैं उनको मिलेगा आगे ना आप लोगों के पास, तो वैसे हाँ, ठीक है। तो मैं इसी तरफ से अपना क्योंकि वो आपके एग्जाम जब आप 25 में 26 में दोगे तो उसके अलग करंट अफेयर्स होंगे, पर इनको थोड़ा सा एडवांस में चलते रहो ताकि आपको थोड़ा अपडेट रहे कि हाँ ये भी हुआ था। अब जैसे चंद्रयान है, पुराना थोड़ी हो जाएगा आपके टाइम पे, है ना। आदित्य L1 है, पुराना थोड़ी हो जाएगा। चले